बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच के सफ़र में आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान साहबा। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहबा, आपने टाइम दिया हमें। पलवशा खान साहबा, ये बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अभी दौरा किया है सिंध का और उन्होंने बहुत बातें वो की हैं। पीपल्स पार्टी इस पर क्या अपना मौक़िफ़ अख्तियार करेगी? अब शुक्रिया सजाद तरीन साहब। बात दरअसल ये है कि ये जहाँ तक सिंध में अचानक से इस किस्म की वारदातों का मंजर आम पे आ जाना और बहुत सालों से जो ऐसी कोई बात नहीं थी, उसके बावजूद ये डाकुओं का जो है निकल आना, ये हम समझते हैं ख़ासा तशवीशनाक है। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा तशवीश पे ये होता है कि जब यहाँ से वफाकी वज़ीर दाखिला जो है उसको वहाँ वज़ीर आज़म के कहने पे रवाना किया जाता है, जबकि 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और उस सूबाई हक़ पर यहाँ से एक बंदे को भेजना और भेजकर उस पर जो है इंटरफेयर करना और उसमें घुसकर उसको गदला करना, मैं समझती हूँ कि ये उनका काम नहीं। उनके जो काम उनको तफवीज़ किए गए थे, जिसमें उनका रेलवे था, जिसमें पहले वो कुछ मिनिस्ट्रीज़ में रहे हैं। रेलवे में 100 से ऊपर लोग, तो आपको याद होगा कि एक ही हादसे में जल के जो है वो खाकस्तर हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनका क्या बना, वो किसके ज़िम्मे पड़ा? फिर उसके बाद आप देखिए पे दर पे हादसात हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ने उनको कहा कि आप स्टेप डाउन कीजिए, मगर अब इस किस्म की अगर इन जो है दूसरे सूबों में मुदाखलत की जाएगी तो मैं समझती हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा मज़मूम कोई एजेंडा है। फिर जाकर रेंजर्स से मिलना, उनको कहना कि वो मुदाखलत करें। बात यह है कि रेंजर्स तो इस वक्त उनके पास इख्तियारात हैं सूबे में। पलवशा खान साहबा आप मुझे ये बताएं, पलवशा खान साहबा मुझे आप ये बताएं कि क्या 10 साल से वहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आज तक सिंध का जो अमन अमाना की सूरत हाल है वो रेंजर के मरहून मिन्नत है, पुलिस वहाँ बेहतर नहीं की गई, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि ये पुलिस के साथ ज़्यादती है। आपको याद होगा चाइनीज़ कॉन्सुलेट पर जब अटैक हुआ, ये तो खैर कुछ डाकू हैं कच्चे के इलाकों के, इनका मैं समझती हूँ कि वो हैसियत नहीं है कि जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ था और एक मुज़म्मम अटैक हुआ था और उसके पीछे जो है जो टेररिस्ट थे इंतहाई ट्रेंड, जिनको इंटरनेशनल बैकिंग हासिल की थी, आपने देखा कि सिंध पुलिस ने ही जाके उनको जो है कंटेन किया और आपने देखा किस बहादुरी के साथ वो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। लिहाजा आप पुलिस को काम करने दें। जब आप पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट पर शकूक और शुबहात उठाते हैं सिर्फ अपनी सियासी जो मामलात हैं उनके लिए, तो फिर मैं समझती हूँ ये ज़्यादती है। इस वक्त आप देखिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इलाके में, ये आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, जो चंद बड़े ख़तरनाक किस्म के क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें लोगों के हाथ पाँव नाक काटे जा रहे हैं उनके बच्चों के सामने। क्या वो उधर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है? क्या हम अपने वज़ीर दाखिला को वहाँ रवाना कर दें कि वो जाकर देखें? पलवशा खान साहबा ये कोई जवाब नहीं है कि अगर मतलब सिंध में जो डाकू राज हो रहा है वहाँ डाकू हैं, तो इसका जवाब आप ये दें कि जिनको पंजाब में भी तो ये कुछ हो रहा है, वहाँ सिंध में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? मैं आपको कह रही हूँ कि डाकू राज जो है ये एक वाक़े को इस एक मजमूम एजेंडे के तहत इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि आगे आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई को नज़र आ रहा है कि वो कहीं से कुछ हासिल नहीं कर सकेगी, लिहाजा इसकी आड़ में वो अंदर घुसकर इंटीरियर सिंध में जो है वो किसी न किसी तरह अपने पंजे गाड़ना चाहती है कि बाद में वो बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो गड़बड़ करा सके, और हमें नज़र आ रहा है। लिहाजा बात यह है कि जो कुछ है हम सिंध के अवाम को जवाब दे हैं। हम देखिए शेख रशीद साहब को जवाब दे रही हैं, ना पीटीआई जवाब दे है एक सूबे के अवाम को। अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो हम अवाम को जवाब दे हैं, और अवाम ने जो पे दर पे इलेक्शंस सिंध में जो आपने बाई इलेक्शंस का अब रिज़ल्ट देख लीजिए, अभी जो एक हुकूमती इत्तेहाद था उसको कितने वोट पड़े, और उसके मुकाबले पे आप देख लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदीन में कितने वोट पड़े। ऐसा ही एक शोशा जो है ये छोड़ा जा रहा है। इससे पहले फवाद चौधरी को भी रवाना किया जा रहा था सिंध, आपको याद होगा, तो इनको कर लेने दीजिए। वो भी आज हुआ है शेख रशीद साहब, कोई रिपोर्ट देने लगे हैं वज़ीर आज़म को, बेशक दे दें।
बात यह है कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और यही आइन और कानून है। और लेकिन सिंध में जो पलवशा खान साहबा, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि 10 साल से पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में है, उसके बावजूद वहाँ पर सिंध में जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? देखिए ना, आप मसाइल का मुझे आप डेफिनेशन दें। देखिए, सिंध ने इस वक्त, अगर आप हेल्थ में आ जाएं, तो जो सिंध ने हेल्थ में, सेहत के शोबे में जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर हॉस्पिटल्स हैं, जो उसके लिवर ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और ये आम आवाम को सहूलत हासिल है, हत्ता कि पंजाब से भी यहाँ वहाँ लोग जा रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। अब आप कोविड पे आ जाइए। सिंध हुकूमत ने सबसे पहले इस वबा में प्रोएक्टिव होकर जो इक़दाम लिए और आज तक जो ले रहे हैं, हम नंबर्स को ना फज कर रहे हैं ना छुपा रहे हैं, लेकिन हम इक़दाम कर रहे हैं। आ जाइए पुलिस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। मैंने आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, आप सिर्फ एक कराची कॉन्सुलेट के अटैक को अगर देखिए तो उसी सिंध पुलिस के जांबाज सिपाही थे जिन्होंने वहाँ जान भी दी और जिन्होंने उसको बचाया। वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे अटैक नहीं था, वो पाकिस्तान के झंडे पे अटैक था। लिहाजा जहाँ क्रेडिट हो वहाँ हमें देना चाहिए। आप हमें ना दें, लेकिन उन जवानों को ज़रूर दें जो वहाँ खड़े रहे। पलवशा खान साहबा, अगर पावर्टी पे मुझे एक मिनट, पावर्टी फिगर्स से बात कर लीजिए। पावर्टी फिगर्स पर अभी जो लेटेस्ट आए हैं उनमें देख लीजिए कि गुर्बत की शरह अगर चारों सूबों में कम हुई है तो सिंध में हुई है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम फेडरल लेवल पे जो है वो फिगर्स को जो है हम आगे पीछे कर सके, लिहाजा ये फैक्ट्स है। अब इसके अलावा इन हालात में कि जहाँ 2 साल से एक वबा है, पूरे पाकिस्तान को उसका सामना है, मैं समझती हूँ कि अगर कोई ऐसी इश्यूज़ हैं जिन पर आवाम, और हो सकता है बहुत इश्यूज़ होंगे, मैं ये नहीं कहती कोई बहुत आइडियल हालात है, लेकिन वो शेख रशीद साहब को जवाब दे नहीं है हम, ना हम इमरान खान को जवाब दिए। पलवशा खान साहबा, इस सवाल का आपके पास जवाब है कि 10 साल से आप वहाँ पर इक़्तिदार में हैं, पुलिस का आप निज़ाम बेहतर नहीं कर सके, पुलिस में रिफॉर्म नहीं कर सके। आज अगर वफाक रेंजर वहाँ से वापस ले ली जाए तो अमन अमान की सूरत हाल जो है वो ख़राब हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं समझती कि रेंजर्स जो है उनके जाने से अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर जानबूझकर आग लगानी ही है तो फिर उसको तो हम नहीं रोक सकते, फिर उसके रुकने का और उसके जो नताइज हैं वो अच्छे नहीं होंगे फेडरेशन के लिए। लिहाजा अगर आग लगाने का एजेंडा है, जो इस हुकूमत ने बारहा पहले जब ये नहीं थे, ये कहते थे जलाओ, घेराओ, मारो, मरो, तो फिर वो आप सजाद तरीन साहब समझते हैं कि एक इंतहाई घनौना एजेंडा है। और ऐसे मौके पर जब सिंध के पानी से लेकर दीगर सूबों के लिए भी हर जगह से एक छोटे सूबों को दबाया जा रहा है, मैं समझती हूँ ऐसे माहौल में अगर ये हम करेंगे कि हम ये चाहेंगे कि हम अंदरूनी सिंध मुदाखलत करें तो ये अच्छा नहीं। आज भी सेनेट के इजलास में तीनों सूबों ने, ऑपोजिशन ने बलूचिस्तान के साथ वॉकआउट किया, बलूचिस्तान के सेनेटर्स के साथ, उनके पानी के मसाइल के साथ, उनके जो दीगर मसाइल हैं, वफाकी हुकूमत में मुख्तलिफ बोर्ड और डायरेक्टर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, उनमें उनकी शमूलियत 0 के बराबर है। आज सब ने उनके साथ वॉकआउट किया। लिहाजा ये मामलात जो हैं जी बोलें जी मैं ये कह रही हूँ कि ये मामलात जो हैं ये पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम अगर इस वक्त शेख रशीद साहब के वहाँ जाने से सिंध को फुजेरे कर ले, अपना फोकस करें और पाकिस्तान को हमें साबित करें कि वो बहुत जो है जन्नत का नमूना पेश कर रहा है, तो मैं समझती हूँ गलत है। लेकिन एक सीधा टेस्ट है ना कि इलेक्शन के, बाई इलेक्शन में क्या हुआ आपने देखा। अब देखें ना, 6000 के करीब शायद वो अलायंस हुकूमत की 11-12 पार्टीज़ के वोट थे और 45,000 के करीब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के वोट थे। तो अगर हम पे कोई इल्ज़ाम आप लगाते भी हैं तो हम कितनी धांधली कर सकते थे बताइए। 45,000 बंदे के ठप्पे मार के डब्बे में डालना जो है वो आसान नहीं है। तो ठीक है, दैट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, लोगों ने अपना फैसला दे दिया है। पलवशा खान साहबा, पानी के इशू पर ऐसे लगता है जैसे वफाक और सिंध आमने सामने, इसका क्या हल किया जाए?
देखिए, बहुत अच्छा कि आपने इस पर सवाल किया। आपको शायद दिल में हो कि जब ये इरसा का इजलास हो रहा था तो उसमें जो सिंध के और KPK के और बलूचिस्तान के मेंबर्स थे, सिंध के मेंबर ने इतराज़ उठाया कि 30% पानी कम है और ऐसा कोर्ट्स के बाद जो है वो एक्ट के बाद जो है जो भी कमी होगी वो यकसा तौर पर सूबों में तकसीम होगी। तो इस पर उनका साथ दिया KP और बलूचिस्तान ने। लेकिन आपको सुन के शायद हैरत होगी कि जो चेयरमैन इरसा हैं उन्होंने इंतहाई एक जो है रवैया बहुत ही तहकमाना अंदाज में जो है इरसा के सिंध के मेंबर की बड़ी बेइज्जती की और हत्ता कि उनको उठाकर कोई किताब या कोई चीज़ उनकी तरफ फेंकी। अब देखिए, अगर इस तरह होगा और इस तरीके से आप छोटे सूबों पे, आज इसका आपने रिफ्लेक्शन सेनेट में देखा कि सब लोग बलूचिस्तान के साथ वॉकआउट कर गए। लिहाजा अगर ये होगा तो मैं समझती हूँ कि इसके बड़े घिनौने नताइज होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आप एक पार्टी के ऊपर अटैक नहीं करें, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आप अटैक नहीं करें, या आप जो है फेडरेशन की एक इकाई पे अटैक करें। या वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से बाद आएंगे तो पलवशा खान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पलवशा खान साहबा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी PDM में वापस जा रही है? देखिए सजाद तरीन साहब, मेरे ख्याल में अब ये किस्सा पारीना हो चुका है। अब जो भी इसके नताइज होंगे, जिन्होंने PDM को तोड़ा है वो उनको भुगतने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि अब जिसने जिद्दोजहद करनी है वो अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से करेगा। तो क्या लोगों को फैसला करने देंगे? क्या इस बात का जवाब सिर्फ जी हुकूमत को नहीं देना, अपनी कारकर्दगी का जवाब उन्हें देना है, लेकिन हम सबको भी जवाब देना है कि हमने ऐसे वक्त पर के लोग जब भूखों मर रहे थे और मुश्किलात में जो है वो नाक तक गर्क थे मुश्किलात के समंदर में, तो फिर ऐसे वक्त पे अपोजिशन ने क्या किया? ये जवाब मुस्लिम लीग नून को भी देना है, ये JUI को भी देना है, ये हमें भी देना है। लेकिन PDM की आड़ में अगर कोई किसी को अपनी बांदी बनाना चाहे किसी पार्टी को, तो ऐसा नहीं है। हम क्यों किसी को अपनी किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन दें या इजहार वजू का नोटिस कोई हमें जारी करे और हमें किसी सेकेंडरी पोजीशन पे रखे? मैं समझती हूँ PML नून में इस किस्म के कुछ ऐसे अनासिर ज़रूर हैं जो नहीं चाहते कि कोई इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन का कायम रहे। ये लोग जो ये नहीं चाहते PMLN वाले, क्या वो किसी और एजेंडे पर हैं? देखिए, एजेंडा अलबत्ता तो जो हमारा मुल्क का अवाम का एजेंडा है वो तो इसके मुनाफी ही नज़र आ रहा है। मुल्क के अवाम के मफाद में तो यही था कि सब साथ खड़े रहते और साथ खड़े होकर वो ये जंग लड़ते। इस वक्त जब हमारी सारी जो एनर्जीज़ है वो मरकूज़ होनी चाहिए हुकूमत को चलता करने में, ऐसे वक्त में अगर एक पार्टी सिर्फ किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी को टारगेट कर रही है या उनके चंद ऐसे लीडरान जो हैं वो बजाय के हुकूमत को टारगेट करे, वो एक इत्तेहादी अपोजिशन की जमात को टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या खेल है? वो हमें नहीं समझ आ रही। पलवशा खान, ये बताइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी के साथ खुशाब के ज़मनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, इसका पार्टी में कुछ सोचा गया है? देखिए, इसमें कुछ बातें टेक्निकल हैं, कुछ बात आपकी जो है मैं उस पर मानूंगी। ये बात एक सच है कि हमें पंजाब में चंद इलाके ऐसे हैं कि जहां हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ कि जब चेयरमैन साहब अगले कुछ दिनों में अपनी सियासी सफ़बंदी करेंगे तो पंजाब उनके एजेंडे के सबसे ऊपर होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसमें ये जो हमारे कैंडिडेट खड़े हुए थे,
इनको आखिर वक्त पे खड़ा किया गया और फिर इनकी कैंपेन चलाने में हम जो है वो हमने उस तरफ गौर नहीं किया और फिर इनको वक्त पर जो है विड्रॉ नहीं हुए। तो लिहाजा ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम पीडीएम के कैंडिडेट को जो है वो नून के कैंडिडेट को जो है हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको वक्त पर विड्रॉ नहीं कराया गया। तो जाहिर है एक सेटबैक है, इस पे मैं आप ये नहीं कह सकती कि ये बड़ा अच्छा काम हुआ है और मैं ये भी समझती हूँ कि अब अगला हदफ जो है मैं पंजाब की तरफ रुख करना पड़ेगा। पलवशा खान साहबा को 12-13 साल से बिलावल भुट्टो सरदारी पार्टी की जो है सरपरस्ती उनके पास है, लेकिन पंजाब में तो पार्टी मुतहर्रक होती नज़र नहीं आ रही, दिन ब दिन ख़त्म होती नज़र आ रही है। देखिए जी, बिल्कुल पंजाब में मैंने आपको इससे पहले कहा कि कमज़ोरियां हैं, इसको मैं अगर ना मानूं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि पंजाब में इस वक्त बहुत साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी वाज़िया अक्सरियत है। बड़ी हमारे जो मेंबरान वो एक नया क्या बना था आपका इत्तेहाद, सराइकी सूबे का इत्तेहाद बना था जो आपके सूबे के साथ फ्रॉड हुआ था, जो हमारे मेंबरान तोड़ तोड़ के उसमें जमा किए गए और दीगर मेंबरान के साथ खुसरो बख्तियार साहब के ज़ेर सदारत एक इत्तेहाद बना। ये सारा काम क्या था? ये पंजाब पीपल्स पार्टी की वहाँ जो अक्सरियत थी उसको अंडरमाइन करने की कोशिश थी। जहाँ तक सेंट्रल पंजाब का ताल्लुक़ है, वहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम समझते हैं कि हमारा अच्छा चांस है, हमारे कैंडिडेट्स भी ये समझते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहाँ वाकई हमें लगता है कि हमें। पलवशा खान साहबा, जनूबी पंजाब की आपने बात की, जनूबी पंजाब तो पीपल्स पार्टी उन लोगों के हवाले कर दी गई है जो ज़िया उल हक के साथ रहे हैं। नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी किसी के हवाले नहीं कर दी गई। जनूबी पंजाब में हमारे पास बड़े स्टॉलवर्ट्स हैं, मखदूम शहाबुद्दीन हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी है। अब कोई किसी न किसी वक्त पे कहीं ना कहीं तो रहा है, इससे तो हम उनकी माजी नहीं छीन सकते, लेकिन देखना है कि वो हमारे साथ कितने अरसे से रहें। तो लिहाजा बात यह है कि जनूबी पंजाब में जो वोट है वो भुट्टो का है। किसी के हवाले किया जाए या किसी और के हवाले किया जाए, ये तो तंजीम में सदारत बदलती रहती है, लेकिन जो वोट बैंक है नज़रियाती भुट्टो का, वो वोट तो पीपल्स पार्टी का है। वो तो कोई भी सदर आएगा वो वोट जो है पीपल्स पार्टी को पड़ेगा। मैं आपसे फिर आपको ये याद दिलाती हूँ, बल्कि आप ही पूछिए किसी दिन कि क्या हुआ उस इत्तेहाद का, जनूबी पंजाब महाज का। उन्होंने कितने दिन में सूबा बनाना था? शायद 90 दिन में सूबा बनाना था। आज सेक्रेटेरिएट खुलता है, बंद होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आपका पूछना फ़र्ज़ है खुसरो बख्तियार साहब से कि क्या हुआ, या जो उनके साथ लोग गए थे उनसे लोग पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे अगले इलेक्शन में। और इतना टाइम नहीं रह गया कि क्या हुआ आपके वहाँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ये कहते हैं ये सारे चोर और डाकू हैं, इनके मुकदमा आज बंद कर दो तो ये हमारे साथ हैं। तो फिर उनके होंगे जो साथ गए हैं वो चोर और डाकू होंगे। उन्होंने तो कहा है कि इलेक्टेबल्स को, मैं याद है आपको, उन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि मैं इनको साथ मिलाने से अच्छा है कि मैं अपोजिशन में बैठ जाऊँ। तो क्या फिर वो अपोजिशन में बैठे? क्या फिर उन्होंने हर उस आदमी को साथ नहीं मिलाया जिसको उन्होंने बुरा भला कहा हुआ था, जिसको गालियाँ दी हुई थी, जिसको डाकू कहा हुआ था? क्या उन्होंने उसको, हर उस शख्स को, आज भी क्या हुआ है जहांगीर तरीन साहब के केस में, क्या उनके आगे ये लोग गिर नहीं पड़े? क्या उनके सामने ये लोग सजदा रेज नहीं हुए? क्या आपने नहीं देखा कि उनको जब उन्होंने धमकी दी और डंडा चलाया तो किस तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो कैसे उनको भूल गया कि वो रियासत मदीना के हुक्मरान हैं? आप बता दीजिए। एक प्रेशर ग्रुप है ना। नहीं, उनके बारे में तो फैसल वाडा साहब ने कहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए एक SHO ही काफ़ी है। ये तो बहुत एक छोटी गिरी हुई बात है। ये किसी के लिए कहना, ये क्या पता कि वो SHO उधर का रुख करे, तो हवालदार ही काफ़ी हो। इन वफाकी वज़ीरों के लिए जब वक्त आता है ना तो हवालदार भी काफ़ी होता है। लिहाजा इस किस्म की बातें तो बहुत छोटी बातें, इनमें तो हमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक प्रेशर ग्रुप ही था ना, क्या होता वो, क्या होता? हुकूमत गिर जाती, ऑपोजिशन में बैठ जाते, 2 साल ही रह गए ना। क्यों इतना अजीज है कि एक गिरती हुई मईशत, एक डूबती हुई इकॉनमी, सिसकते हुए लोग, बेहंगम महंगाई, क्यों ज़रूरत है कि आपको इकॉनमी के फिगर्स खर्च करने पड़े हैं?
क्या कह रहे हैं हफीज़ पाशा साहब, क्या कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कि इन्होंने मनफी अशारिया 2 को इन्होंने कहाँ पहुँचाया, पिछले साल इन्होंने झूठ बोला और उसके ऊपर इन्होंने इस्तीफ़ा भी इनके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने मुल्क के पुरानी पॉपुलेशन के ऊपर आपकी पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ को जो है वो कैलकुलेट किया। पलवशा खान साहबा उन्होंने तो दोनों वजीर आपके रखे हैं, हफीज शेख आपके साथ थे, शौकत तरीन आपके साथ थे, वही वजीर खजाना है जो वहाँ कारनामे करते रहे हैं वो आज भी करेंगे। नहीं ऐसा नहीं है तरीन साहब, वो ज़रूर वही हैं, लेकिन उनके ऊपर डंडा भी होना ज़रूरी है ना। उनके ऊपर जो हुकूमत थी, उनके ऊपर जो सदर साहब थे, उन्होंने नज़र रखी हुई थी कि किसी सूरत भी IMF को मुल्क का सौदा नहीं करने देना। क्या इस किस्म के जो आज एक वज़ीर ख़जाना दूसरे को कहता है कि पहले ने उसको ज़ालिमाना शराइत पर जो है IMF के साथ एग्रीमेंट किया, कहाँ है हफीज़ शेख साहब? अगर शौकत तरीन साहब सच बोलते हैं, हफीज़ शेख साहब कहाँ हैं? उनसे कोई पूछ रहे कि कौन सी ज़ालिमाना शराइत थी? तो किसी को पता है हम किन शराइत पे, हम कितने में बिके हैं? क्या आपको पता है आपके ऊपर कितना कर्जा चढ़ा है? क्या मुझे पता है मेरे ऊपर असल में कितना कर्जा चढ़ा है? क्या आपको पता है आपके बच्चे कितने मकरूज हैं, अगर कितने सालों तक कर्ज उतारते रहेंगे? बात यह है कि क्या इतनी इनको इक़्तिदार से चिमटे रहने की ख्वाहिश है? आखिरी साल तो इलेक्शनियरिंग का होता है, रह दे के 1 साल है ना, उस 1 साल के लिए कितना क्या किस हद तक गिरेंगे? लेकिन पलवशा खान साहबा आप ये बताएं कि IMF के फ्रेमवर्क से निकलने के लिए पीपल्स पार्टी के पास क्या फार्मूला है? पीपल्स पार्टी इतना फार्मूला इनको क्यों देगी जी? पीपल्स पार्टी देखिए, जिस गड्ढे में सजाद तरीन साहब इन्होंने मुल्क को धकेल दी है ना, उस खाई की कोई मुझे तो वो तय नज़र नहीं आ रही। ये तो फ्री फॉल में है। आपने अच्छा सवाल किया है। इधर से निकालने के लिए हाथ कौन डालेगा, मुझे ये बताइए। जिस गिरावट पे आपने मुल्क को गिरा दिया है, अगली कोई हुकूमत जब यहाँ आएगी, आप क्या समझते हैं कि वो बड़े आसानी से इस चीज़ को जो है वो हार को अपने गले में डाल लेगी? ऐसा नहीं है। आप कहती हैं अगली, आप कह रही हैं अगली हुकूमत, वो तो शेख रशीद साहब ने जो जुमले कहे मैं ऑन एयर कह नहीं सकता, उन्होंने तो कहा जी 5 साल पूरे करेंगे और हाथों के इशारे भी उन्होंने वो किए और जुमले भी बड़े सख्त इस्तेमाल किए। वो पहले क्या कहते थे जब मुशर्रफ साहब वजीर वो थे, सदर थे, उनके लिए भी ऐसे कहते थे। जो जिस हुकूमत के साथ होंगे उनके लिए ऐसे, ये सब कहते हैं। हर जाने वाला कहता है हम अगले 5 साल भी हैं। आपने कभी किसी को रहते देखा? वो लोग जो कहते थे कि हम मुशर्रफ को पता नहीं कितनी दफ़ा वर्दी में हम उसको 100 दफ़ा भी वर्दी में उसको इलेक्ट कराएंगे, वो कहाँ गया? कहाँ गए मुशर्रफ साहब? हमेशा कायम रहने वाली बादशाही अगर कोई है तो वो सिर्फ अल्लाह की है। उसके अलावा आज तक हमने और आपने तो कभी देखा नहीं। इस दुनिया में बड़े बड़े फ़िरौन और यजीद आए, वो भी यही कहते गए कि हम रहेंगे। क्या वो रहे? ये तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा उनके कहने पे आप क्यों इतने कान धर रहे हैं? यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो पलवशा खान से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पलवशा खान साहबा, आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि आपने जो आज़ाद कश्मीर में टिकटें तकसीम की हैं वो इतनी गलत चली गई हैं कि आपका हशर वही होगा जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो मैं आखिरी फ़िक्रा कह रही थी आपकी बात का, खैर अब मैं भूल गई हूँ। बहरहाल बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ वो आपने देखा, वो हम हारे नहीं, वो हम हरवाए गए। और फिर जब उस पर भी तशफ़ी नहीं हुई तो रिकाउंट्स में हरवाए गए। लिहाजा इस हार और जीत का फ़ैसला तो इलेक्शन में हो जाएगा, और टिकट्स देना या ना देना वो तो एक सवाबदीद होती है पार्टी की, और उसकी बहुत सी राय हो सकती है। आप कह सकते हैं गलत है, मैं कह सकती हूँ ठीक है। ये तो इलेक्शन में समझ आ जाएगी। और मैं समझती हूँ, जहाँ तक मेरे पास फिगर्स आए हैं,
कि इस दफ़ा कश्मीर की टिकट्स के लिए बहुत एप्लीकेंट्स थे और इसीलिए चंद लोगों को जिनको शायद जो एडजस्ट नहीं हो सके उनको इस पर एतराज़ होगा। वो तो अब इलेक्शन होगा तो जी सामने आ जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह से इलेक्शन होना है जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है या जैसे आप ने डस्का में करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में इसके बहुत चांसेस होते हैं, फिर क्या कहा जा सकता है। नहीं, पीपल्स पार्टी ने इसके लिए क्या किया है कि गिलगित बल्तिस्तान वाली सूरत हाल जो है वो कश्मीर में पैदा ना हो? जी, इसके लिए तो फिर यही है कि अपने हर पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना पड़ेगा और मैं समझती हूँ इसके लिए यही है कि फिर जो है अगर कहीं धांधली हो रही है तो उसको खुद रोकना पड़ेगा। इसके अलावा मैं नहीं समझती कि कोई चांस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का एक टनटना खोला गया, आपके ख्याल में ये क्या है? जहाँ RTS सिस्टम जो अरबों रुपए लगा के बनाया गया, कितने ट्रायल्स हुए, वो एक रात ना चल सका सजाद तरीन साहब। वहाँ एक मशीन के हवाले वोटिंग हो सकती है? मैं देख रही थी आज भी पार्लियामेंट में उन्होंने सजाया हुआ था अपना खोखा सा और उधर वो मशीनें लगाई थी। क्या आप समझते हैं इस मुल्क में इस किस्म की चीज़ों की और इस किस्म की चीज़ों से हुए इलेक्शंस की कोई हैसियत है? लेकिन इसी वजह से आज 2018 में जो इलेक्शंस हुए, अगर RTS की कहानी ही खुल जाए तो सारा धड़ाम से गिर जाएगा सब कुछ। लेकिन जब RTS पे कराइए ना, क्यों फेल हुआ? अब RTS की आप बात कर रही हैं, लेकिन जब पीपल्स पार्टी पलवशा खान हारी इलेक्शन तो प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी उस वक्त सदर थे, उन्होंने कहा ये RO का इलेक्शन है, हारने वाला हर इलेक्शन पे कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई, इसका क्या किया जाए? देखिए, वो 2013 के इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल, सदर जरदारी ने ये कहा था कि RO का इलेक्शन है और बात है कि हर हारने वाला ऐसे नहीं कहता। सियासत में हार जीत होती है और उसको एक उसी स्पिरिट में जो है लेते भी हैं सियासतदान और लेना भी चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता सजाद तरीन साहब कि सफाए हो जाए कि एक सीट पर 500 के जो है मार्जिन से बंदा हारे और 10-10 हज़ार वोट रिजेक्ट हो, ऐसा तो नहीं होता। तो लिहाजा ये हार और एक जो आम हालात में दो लोग लड़ते हैं, एक हारता है एक जीतता है, अगर जीत रहे हैं वो तो फिर उन्हें 10-10 हज़ार वोट रद्द करने की क्या हाजत आई है? क्या ज़रूरत है? पलवशा खान साहबा तरीके से पलवशा खान साहबा ये बताइए कि क्या अब हुकूमत जो बजट ला रही है इसको रोकने के लिए या हुकूमत को बजट नाकाम कराने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन कोई मनसूबाबंदी कर रही है? देखिए, इस पर जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का सवाल है, उन्होंने मेरे ख़्याल में कुछ कोशिश की है, जहाँ तक मेरे इल्म में थोड़ा बहुत। लेकिन मैं आपको अभी कह रही थी उनकी अपनी कोशिश को ज़मी बोस करने के लिए कुल्हाड़े लिए उनकी अपनी पार्टी में लोग बैठे हैं। तो अब अगर मेरा भी यही इरादा हो, आपका भी यही इरादा हो, लेकिन हम इकट्ठे ना हो तो फिर हमारी कामयाबी के चांसेस जो है वो मंदमिल हो जाते हैं ना जी। लिहाजा बजट से पहले ऐसी फ़ज़ा क्रिएट करना जिसमें किसी तौर पर इकट्ठे अगर होने का कोई चांस था या कोई इकट्ठा कर रहा था जैसे शहबाज शरीफ साहब, तो फिर उसको जो है उस सारी एफ़र्ट को उस सारी कोशिश को जो है ज़मी बोस कर देना, ये आप क्या समझते हैं किसके हाथ मजबूत करते हैं? हुकूमत के? पलवशा खान साहबा ये बताइएगा कि किस किस्म का बजट आए जिससे अवाम को भी रिलीफ मिले और अपोजिशन जो तनकीद करती रही है 2-2.5 साल वो भी कम हो? देखिए जी, बात यह है कि ये तो सोचना है हुकूमत ने। मैं आपको ये कह रही थी, इस वक्त हम एक ऐसी खाई में हैं जिसके नीचे कोई पाँव कहीं हमारे ज़मीन पर नहीं लग रहे हैं। इस खाई की कोई मुझे तो गहराई का अंदाज़ा नहीं हो रहा। इस माहौल में क्या बजट लाएंगे जबकि इनका एक वज़ीर ख़ारजा जो अभी चंद माह पहले तक था वो चार्जशीट कर चुका है जी। पिछले वज़ीर ख़ारजा को जो शौकत तरीन साहब हैं, और जो पिछला वज़ीर ख़ारजा है उनकी तरफ से ना हमें इसमें कोई यस ना नो ना कोई इसकी नफ़ी ना तरदीद, कुछ नहीं पता चला। वज़ीर ख़जाना अब इसके अलावा जी वज़ीर ख़जाना, और इसके अलावा वज़ीर ख़जाना, इसके अलावा आप ये देखिए कि इस वक्त जो
कौमी सलामती के मसाइल पर मामलात आ रहे हैं, पेंटागन से कुछ और कहा जा रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। आया आपने कोई ऐसी बेसिस या आपने कोई सहूलियात जो हैं वो फराहम की हैं अमेरिका को, तो आप उसको पार्लियामेंट से बाईपास करके किस तरह जो है बाला बाला आपने ये सब काम कर लिए? क्या ये मतलब मुल्क जो है ये इसीलिए कि कभी किसी शेख की शिकारगाह बन जाए और कभी किसी के लिए कोई जंगी थिएटर बन जाए? क्या ये किसी की जागीर है कि एक बंदा इसका फ़ैसला करे और जो जंग के असरात होंगे उसमें आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी ज़िंदगियां, हमारे फ्यूचर, हमारे आने वाली नस्लों के फ्यूचर वो पता नहीं कितनी दहाइयों तक जो हैं वो इसमें झुलस जाएं? ये क्या इस हुकूमत का को हक हासिल है कि वो इस तरह के फैसले करे? पुलवशा खान साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है तो उसके जाने के बाद वहाँ क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि कोर कमांडर्स मीटिंग में ये कहा गया है कि वहाँ रीग्रुपिंग हो रही है? देखिए, नजर आ रही है। और बात यह है कि अगर वहाँ जो भी रीग्रुपिंग हो रही है, हम अपने गले क्यों एक जो है आग और खून की होली जो है हम क्यों अपने गले डाल रहे हैं? अगर इस हुकूमत ने कुछ ऐसी सहूलियात दी हैं तो क्या आपका ख्याल है उन्हें पार्लियामेंट से बाईपास करना चाहिए? आपको याद होगा जब हम हुकूमत में थे तो हमने सीरिया फ़ौज भेजने के मसले को पार्लियामेंट में इनकार किया था कि नहीं किया था? लाए थे कि नहीं लाए थे? तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये जिसके लिए 2 साल इनके अगर आप उसको दिनों से कैलकुलेट करें, हर दिन को आप शुमार करें तो 2 साल हैं, और अगर आप सियासी तौर पर बात करें तो आखिरी साल कुछ नहीं होता, तो 1 साल है। उस 1 साल के लिए कितनी नस्लों को आग में झोंकना चाह रही है हुकूमत? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह कहा है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, एक अमेरिका यहाँ मौजूद नहीं होगा, ना उनको कोई सहूलत दी जाएगी। तो पेंटागन तो ये नहीं कह रहा। इस मुल्क के बड़े क्रेडिबल अखबारों ने इस पे स्टोरीज़ की हैं। वज़ीर ख़ारजा साहब की बात की कोई हैसियत रहती नहीं है। तो क्यों नहीं तरदीद करते जो पेंटागन कहता है? क्यों नहीं इन्होंने डॉन को जो है वो रिबटल भेजा? मुझे तो नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा है? हमने सेनेट में ये जमा कराया हुआ है मोशन कि इस पर बहस की जाए, और अभी फ़लस्तीन पर जो एक सेशन हुआ है उस पर काफ़ी लोगों ने इस पर बात की है कि इसको यहाँ लाया जाए, और हमें तशवीश है। और आप देख लेंगे कि ये लोग जो नेटो के कंटेनर्स के आगे लेटते थे, इन्हीं के हाथों इस मुल्क की बेसिस जो है वो दी जाएंगी। अच्छा, पुलवशा खान साहब, इंडिया से वही लोग हैं जो कहते थे कि हम लोग यहाँ शिकार के लिए किसी को जगह नहीं देने देंगे। ये वही लोग हैं जो आज खड़े होकर उनको रिसीव करते हैं शेखों को और उनको ले जाके शिकार कराते हैं। पुलवशा खान साहब, इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पसे पर्दा तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सामने नहीं आ रही और ना ही पार्लियामेंट में लाई जा रही हैं। इसको फिर क्या किया जाए इसका? मैं यही आपसे कह रही थी कि इससे पहले जो मैं अफ़गानिस्तान से आप अफ़गानिस्तान पे बात करी थी, जो इंडिया के साथ हो रहा है सजाद तरीन साहब, आज हम कहते हैं कि मोदी हमारा भाई है, कल तक हम कहते थे हमारी शहरक है कश्मीर। मोदी ने वो शहरक दबोच ली, आपने छू भी नहीं किया। अब आपके पास क्या, इस हुकूमत के पास क्या, आप इनसे बात कीजिए, पूछिए जी ये कश्मीर हड़प लिया गया, आपने क्या किया? इनके पास सिर्फ एक बात है कि हमने जो है यूनाइटेड नेशंस में हमारे मुजाहिद अव्वल ने बड़ी तकरीर की। क्या हमारी तकरीर की कोई हैसियत है? क्या इंटरनेशनल कमिटी में जो यूनाइटेड नेशंस में या पूरी दुनिया में इस हकूमत की जो हैसियत है उसका किसी को इल्म नहीं कि कैसे आई है और ये क्या हैसियत रखते हैं? तो लिहाजा इन हालात में कौन पूछता है जी? और वो 1 साल के लिए आप किस किस चीज़ को गिरवी रखेंगे? IMF को मुल्क आपने दे दिया, अब पता चलेगा तो बाद में आपको पता चलेगा कि क्या क्या वो कुछ यहाँ भी खारजा तो जो है मामलात में क्या क्या कुछ दे चुके हैं। ये तो जब पता चलेगा जब ये जाएंगे। बहुत शुक्रिया पुलवशा खान, जब ये जाएंगे बहुत तो शुक्रिया पुलवशा खान साहबा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पुलवशा खान की गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।